तारा शालिनी को एकटक नजर से देखते हुए पूछती है, कैसी शुरुआत यामिनी दीदी? शालिनी तारा के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, तुम्हारी शक्तियां जागृत करने की शुरुआत तारा, क्योंकि सबसे जरूरी है तुम्हारी शक्ति का जागृत होना। अगर तुम्हारी शक्तियां ही जागृत नहीं होगी तो फिर ना ही हम उसे अच्छी शक्ति में बदल सकते हैं न बुरी शक्ति में। तारा कुछ डरते हुए धीरे धीरे कहती है, अगर मेरे अंदर की शक्तियां बुरी शक्ति में बदल गई तो यामिनी दीदी? शालिनी तारा को समझाते हुए कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा तारा बेटा, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा मन गंगा जल की तरह पवित्र है, उसके अंदर बुराई कभी नहीं पनप सकती। अगर बुराई जगह बनाने की कोशिश भी करे तो तुम्हारे मन की अच्छाई उसे मार देगी। तारा धीरे से पूछती है, मेरी शक्तियां कैसे जागृत होंगी यामिनी दीदी? तारा का ये उत्साह देखकर शालिनी मन ही मन खुश हो जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो तारा के अंदर यही उत्साह देखना चाहती थी। शालिनी तारा को उसके सवाल का जवाब देते हुए कहती है, शक्तियां जागृत करने के 3 चरण होते हैं। तारा अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, क्या कहा शालिनी दीदी आपने? 3 चरण? शालिनी हामी भरते हुए कहती है, हाँ तारा बेटी, 3 चरण। शक्तियां जागृत करना इतना आसान काम नहीं है और ना ही कठिन। बस ये मान लो कि ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें हमें खुद के अंदर की नकारात्मकता को हराना है, और अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो हम दुनिया हासिल कर सकते हैं। तारा चुप रहती है। शालिनी आगे कहती है, पहला जो चरण है उसका नाम है आत्मविश्वास चरण। तारा धीरे धीरे रिपीट करते हुए कहती है, आत्मविश्वास? आपका मतलब है सेल्फ कॉन्फिडेंस? शालिनी हामी भरते हुए कहती है, हाँ तारा बेटी, जब तक तुम्हें ही अपने आप पर यकीन नहीं होगा तब तक खुद तुम्हारी शक्तियां जागृत होना शुरू नहीं होंगी। इसलिए सबसे पहले जरूरी है तुम्हें अपने आप पर यकीन करना होगा कि तुम कोई आम लड़की नहीं हो, बल्कि तुम्हारे अंदर शक्ति है, महादेव की महाशक्ति। उस शक्ति को अपने अंदर महसूस करना होगा, और ये तुम तभी कर पाओगी जब तुम्हें यकीन होगा कि तुम्हारे अंदर कोई शक्ति है। इसलिए तुम्हारा खुद पर भरोसा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। शालिनी लंबी आह भरते हुए आगे कहती है, इस युद्ध में कई मौके ऐसे आएंगे जब तुम अकेली पड़ जाओगी। तब तुम्हारी मदद या राह दिखाने के लिए कोई भी नहीं रहेगा, बल्कि वहां पर तुम रहोगी। इसलिए तुम्हारा खुद पर विश्वास होना जरूरी है। जिस इंसान को खुद पर विश्वास नहीं होता, भगवान भी उस पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास होना जरूरी है। तारा बड़े गौर से शालिनी की बातें सुन रही थी। शालिनी आगे कहती है, दूसरा चरण है शांभवी मुद्रा। तारा मुंह बनाते हुए कहती है, क्या कहा आपने? शांभवी मुद्रा, ये क्या है? शालिनी तारा के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, यही वो मुद्रा है तारा, जिससे तुम्हारे अंदर की शक्तियां जागृत होनी शुरू होंगी। सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, हर उस इंसान की जिसके अंदर शक्ति निहित है। तारा धीरे धीरे कहती है, पर यामिनी दीदी, ये शांभवी मुद्रा होती क्या है? इसे करते कैसे हैं और क्यों? शालिनी तारा के कंधों पर हाथ रखते हुए कहती है, सब बताती हूँ तारा, तुम आगे चलो। तारा शालिनी के साथ ही आगे कदम बढ़ाने लग जाती है। वो दोनों अपनी बातों में इतना खो गई थीं कि भूल गई थीं कि उन्हें अंदर भी जाना था। शालिनी तारा के साथ आगे कदम बढ़ाते हुए कहती है, शांभवी संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है शंभू की पत्नी। शंभू महादेव का ही एक नाम है, और वही शांभवी देवी दुर्गा का एक और नाम है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शंभू ने शांभवी देवी को शांभवी मुद्रा का ज्ञान दिया था, जिससे कि शांभवी उच्च सजगता की प्राप्ति कर सके। इसलिए इस मुद्रा का नाम शांभवी मुद्रा पड़ा। इसे भैरवी मुद्रा, महामुद्रा, शिव मुद्रा भी कहा जाता है। कहते हैं यही वो मुद्रा है जिसे करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। तारा खामोशी के साथ शालिनी की बातें सुनती रहती है। शालिनी आगे कहती है, यही वो मुद्रा है जिसे करने से इंसान त्रिकालज्ञ बनता है। तारा शालिनी को बीच में टोकते हुए कहती है, त्रिकालज्ञ मतलब यामिनी दीदी? शालिनी तारा के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, त्रिकालज्ञ का मतलब होता है तीनों काल के बारे में जानने वाला, जिसे अतीत के बारे में भी पता हो, वर्तमान के बारे में भी और आने वाले भविष्य के बारे में भी। इसी मुद्रा से तुम्हारे मस्तिष्क के बीच का तृतीय नेत्र खुलेगा, वही तीसरा नेत्र जिसके खुलने से महादेव ने कामदेव को भस्म किया था और माता दमयंती ने व्याध को भस्म किया था। तीसरे नेत्र के खुलने से ही अशुभों और अनिष्टों को परास्त किया जा सकता है। अगर तुम इस मुद्रा में कामयाब हो गई तो तुम्हें अतीत और भविष्य से जुड़े हुए जो सपने आते हैं उन पर तुम्हारा नियंत्रण होगा। तुम अपनी इच्छा से किसी का अतीत और भविष्य देख पाओगी तारा। तारा शालिनी को एकटक नजर से देखते हुए पूछती है, ये मुद्रा करते कैसे हैं यामिनी दीदी? शालिनी कहती है,
जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा करते जाओ तारा। शालिनी जहां पर खड़ी थी वहीं पर पालकी मारकर बैठ जाती है। तारा भी ठीक उसके सामने बैठ जाती है। शालिनी तारा को आदेश देते हुए कहती है, तारा अब तुम अपने दोनों हाथों की तर्जनी उंगली को अंगूठे से दबाओ। तारा हिचकिचाते हुए कहती है, ये तर्जनी उंगली कौन सी होती है यामिनी दीदी? शालिनी अपने हाथ से इशारा करते हुए कहती है, ये तारा बेटी अंगूठे के बगल वाली उंगली, इसे ही तर्जनी उंगली कहते हैं। अब तुम अपनी बाकी की 3 उंगलियों को सीधा रखो और अपने हाथ के पंजों को घुटनों पर टिका दो। इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ये शक्ति जागृत क्रिया के तीसरे चरण का ही एक हिस्सा है। तारा पूछती है, और ये तीसरा चरण कौन सा है यामिनी दीदी? शालिनी जवाब देती है, तारा बेटा पहले आप दूसरा चरण सीख लो, उसी के बाद मैं आपको तीसरा चरण सिखा पाऊंगी। जैसा जैसा शालिनी बोलती जाती है तारा करते जाती है। शालिनी आगे कहती है, अब अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करो, सिर को थोड़ा सा ऊपर उठाओ और अपने दोनों भवों के बीच में देखने की कोशिश करो, जहां पर आज्ञा चक्र होता है वहां पर। तारा शालिनी को फिर टोकते हुए कहती है, क्या कहा यामिनी दीदी आपने? आज्ञा चक्र, ये क्या होता है? शालिनी कहती है, तारा बेटा हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। कहते हैं उनके जागृत होने से ही इंसान के अंदर की शक्तियों का विकास होता है। उन्हीं में से एक आज्ञा चक्र है। तारा पूछती है, क्या कहा आपने? 7 चक्र, ये कौन कौन से हैं यामिनी दीदी? शालिनी जवाब देती है, पहला चक्र है मूलाधार चक्र। ये चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से के आसपास होता है। इस चक्र को कुल कुंडलिनी का मुख्य स्थान कहा जाता है। इसका एक और नाम भौम मंडल भी है। यह चक्र चौकोर तथा उगते हुए सूर्य के समान स्वर्ण का है। ये चक्र आध्यात्मिक रूप से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का नियंत्रण करता है। इंसान के अंदर अत्यधिक भोग की इच्छा और आध्यात्मिक इच्छा इसी चक्र से आती है। और दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। तारा बीच में टोकते हुए कहती है, ये कहाँ पर होता है यामिनी दीदी? शालिनी जवाब देती है, स्वाधिष्ठान चक्र जनन अंग के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। इस चक्र का स्वरूप अर्धचंद्राकार होता है। ये जल तत्व का चक्र है। इस चक्र में अवहेलना, सामान्य बुद्धि का भाव, आग्रह, अविश्वास, सर्वनाश और क्रूरता की भावना निहित होती है। इसी चक्र से व्यक्ति के अंदर काम भाव और उन्नत भाव जागृत होता है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। यह चक्र नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। इस चक्र की आकृति त्रिकोण जैसी होती है और रंग रक्त के समान लाल होता है। ये चक्र ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। यहीं से सारे शरीर में ऊर्जा का संचरण होता है। इतना कहकर शालिनी चुप हो जाती है। तारा तुरंत पूछती है, चौथा चक्र कौन सा है यामिनी दीदी? शालिनी जवाब देती है, चौथा चक्र है अनाहत चक्र। यह चक्र हृदय के बीचों बीच रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। इसी चक्र से इंसान की भावनाएं और अनुभूतियों की शुरुआत होती है। इस चक्र को सौर मंडल भी कहा जाता है। इसका आकार षटकोण और रंग हल्का हरा होता है। इस चक्र से आशा, चिंता, ममता, विवेक, विकलता, अहंकार, कपटता पर नियंत्रण किया जाता है। पांचवा है विशुद्ध चक्र। तारा पूछती है, ये कहाँ पर होता है यामिनी दीदी? शालिनी जवाब देती है, विशुद्ध चक्र हमारे कंठ के ठीक पीछे स्थित होता है। सारी की सारी सिद्धियां इसी चक्र में पाई जाती हैं। ये चक्र बहुरंगा है और इसका कोई एक खास स्वरूप नहीं है। ये चक्र आकाश तत्व और 8 सिद्धियों से संबंध रखता है। छठवां है आज्ञा चक्र। तारा बीच में टोकते हुए कहती है, यामिनी दीदी यही वो चक्र है ना जो मुझे जागृत करना है? शालिनी हामी भरते हुए कहती है, हाँ तारा बेटी, यही वो चक्र है। आज्ञा चक्र हमारी दोनों भौं के बीच स्थित होता है। इसमें 2 पंखुड़ियां होती हैं। एक पंखुड़ी काले रंग की और दूसरी पंखुड़ी सफेद रंग की है। सफेद पंखुड़ी ईश्वर की ओर जाने का प्रतीक है और काली पंखुड़ियों का अर्थ सांसारिकता की ओर जाने का है। अगर तारा बेटी तुमने इस चक्र पर नियंत्रण पा लिया तो तुम अपने शरीर के सारे चक्रों को नियंत्रित कर सकती हो। तारा धीरे से पूछती है, 7वां चक्र कौन सा है यामिनी दीदी? शालिनी जवाब देती है, 7वां चक्र है सहस्त्रार चक्र। यह चक्र मस्तिष्क के सबसे ऊपरी हिस्से पर स्थित होता है। कुंडलिनी जब इस चक्र पर पहुंचती है तब जाकर वह मुद्रा की पूर्णता पाती है और मुक्ति की अवस्था में आ जाती है। इसी स्थान को तंत्र में काशी कहा जाता है। इस स्थान पर ध्यान करने से व्यक्ति की मुक्ति मोक्ष का मार्ग सहज हो जाता है। तुम समझ गई ना तारा बेटी? 'तारा' हामी भरते हुए कहती है, हाँ यामिनी दीदी। शालिनी कहती है, 'तारा, अब
अब तुम अपनी दोनों आंखों को आज्ञा चक्र पर टिका दो, यानी दोनों भवों के बीच में इस अवस्था में तुम्हारी आधी आंख खुली होगी और आधी बंद। जैसा शालिनी बोलती है तारा वैसा ही करने लग जाती है, साथ में शालिनी भी, ताकि मुद्रा करने में तारा को कोई कठिनाई ना हो। वातावरण में अचानक से खामोशी छा गई थी। कुछ देर बाद शालिनी तारा से कहती है, अब जो मंत्र मैं बोल रही हूँ तुम उसे दोहराते जाओ तारा बेटी। शालिनी मंत्र पढ़ते हुए कहती है, तु अक्षरस्य च देवी शांभवी देवता शिव बीजम शम अत्रि रेवर्षि शांभवी यंत्र मेय च भूति मुक्ता शिवे मुक्ति फलम चानिष्ट नाशनम। जैसे जैसे शालिनी मंत्र पढ़ती जाती है तारा भी मंत्र दोहराने लग जाती है। तारा और शालिनी दोनों ही शांभवी मुद्रा करने लग गई थी। शालिनी का पूरा ध्यान इस वक्त अपने माथे के बीच के आज्ञा चक्र पर था। ऐसा लग रहा था जैसे तारा के साथ वो भी अपने शरीर का आज्ञा चक्र जागृत करने की कोशिश कर रही थी। शांभवी मुद्रा करते हुए शालिनी बार बार मंत्र का जाप कर रही थी। तभी उसे किसी चीज का एहसास होता है और वो मंत्र पढ़ना बंद कर देती है, पर तारा मंत्र पढ़ना जारी रखती है। तारा की स्मरण शक्ति किसी आम व्यक्ति के मुकाबले काफी अच्छी थी, इसलिए उसे मंत्र याद हो गए थे। शालिनी धीरे से अपनी आंखें खोल देती है। जैसे ही वो आंखें खोलती है दंग रह जाती है, वो घबरा जाती है। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि युग खड़ा हुआ था, जो बड़ी बड़ी आंखें करके उसे घूरे जा रहा था। शालिनी युग को देखकर बौखला जाती है और उसके मुंह से हड़बड़ाहट के साथ निकल जाता है, युग बापू आप। जैसे ही शालिनी युग का नाम लेती है तारा भी अपनी आंखें खोल लेती है। शालिनी और तारा दोनों ही उनके बीच युग को खड़े देखकर घबरा गई थी। शालिनी खड़े होते हुए कहती है, युग जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? युग जवाब देता है, मैं तो तुम्हें और तारा को देखने आया था, पर तुम ये तारा को क्या सिखा रही थी? ये कौन से मंत्र पढ़वा रही थी बेचारी बच्ची से? शालिनी हकलाते हुए बहाना सोचते हुए कहती है, वो युग जी मैं योगा करवा रही थी। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? योगा? शालिनी कहती है, हाँ युग जी, वो सुबह सुबह योगा करना अच्छा होता है ना, तो वही करवा रही थी तारा से मैं। युग शालिनी पर शक करते हुए पूछता है, पर तुम कब से योगा करने लग गई? इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी योगा करते हुए नहीं देखा। शालिनी जानबूझकर हंसते हुए कहती है, युग जी देखोगे कैसे, आप 10 बजे सोकर उठते हैं रोज और योगा सुबह सुबह किया जाता है, ना कि किसी भी वक्त। मैं तो रोज ही योगा करती हूँ, सोचा आज तारा को भी सिखा दूं, बस तो उसे ले आई मैं अपने साथ। अब ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर तो उससे योगा नहीं करवा सकती थी ना। युग पलटकर कुछ और पूछता उससे पहले ही वर्चस्विनी की आवाज सुनाई देती है, तारा। जब युग शालिनी और तारा सामने की ओर अपनी नजरें करते हैं तो देखते हैं कि सामने से वर्चस्विनी बड़े गुस्से से चलते हुए आ रही थी। उसने कपड़े चेंज कर लिए थे। वर्चस्विनी वहां पर पहुंचते से ही तारा से कहती है, तारा मैंने तुम्हें मना किया था ना, कमरे में समझाया था ना कि मेरी इजाजत के बगैर ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर कदम मत रखना, फिर तुम यहाँ पर अकेले क्यों आई? तारा डरते हुए कहती है, वो मम्मा। तारा कुछ सोच या बोल पाती उससे पहले ही शालिनी बीच में बोल पड़ती है, वो वर्चस्विनी जी मैं लेकर आई थी तारा को, वो मैं बाहर ही आ रही थी तो सोचा तारा को साथ ले आती हूँ, वो सुबह सुबह ताजी हवा सेहत के लिए अच्छी होती है ना, इसलिए। वर्चस्विनी पलटकर कुछ कहती उससे पहले ही युग बीच में दखल देते हुए कहता है, पर शालिनी तुम तो कह रही थी तुम तारा को योगा कराने के लिए लेकर आई थी। शालिनी मन ही मन सोचती है कि युग बाबू भी ना इतना अच्छा मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही थी, पर इन्होंने पूरा रायता फैला दिया। वर्चस्विनी शालिनी को घूरते हुए कहती है, क्या कहा? योगा? कौन सा योगा सिखा रही थी तुम मेरी बेटी को? शालिनी अपने चेहरे पर चतुर मुस्कान लाते हुए कहती है, पद्मासन वर्चस्विनी जी आपको सीखना है क्या? वर्चस्विनी गुस्से के साथ शालिनी को उंगली दिखाते हुए कहती है, तुम मेरी बेटी से दूर रहो समझी, उसे क्या सिखाना है कैसे सिखाना है सब मुझ पर छोड़ दो। माँ हूं मैं उसकी, उसके लिए क्या ठीक है क्या नहीं मुझे सब अच्छे से पता है, समझी तुम? शालिनी पलटकर कुछ नहीं कहती है। वर्चस्विनी गुस्से के साथ ही तारा का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर वहां से जाने लग जाती है। युग वर्चस्विनी और तारा को वहां से जाते हुए देखते हुए कहता है, ये वर्चस्विनी जी को क्या हुआ है? शालिनी जानबूझकर नॉर्मल वे में जवाब देती है, क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं हुआ है। युग अभी भी वर्चस्विनी को जाते हुए देखते हुए कहता है, नहीं शालिनी कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है वर्चस्विनी जी को। शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, कहीं युग बाबू को भी वर्चस्विनी के बारे में पता तो नहीं चल गया है। सदियों से है पुरानी